तो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। और हिस्ट्री क्लास चल रही है। हिस्ट्री की 25वीं क्लास का ये 4th पार्ट है। अच्छा, इसमें हम लोग आपसे क्या बात कर रहे हैं? वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में जितनी भी जानकारी है वहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, जो भी जानकारी है वो सारी मैंने एक जगह पर बोर्ड पे लिख दी हैं और इनको मैं बारी बारी से आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और उसको साथ लेकर चलिए। बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे डिस्कशन में बोलूँगा जो मैंने यहाँ नहीं लिखी हैं, तो आपको लिख लेना चाहिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें हौसला मिलेगा। तो ब्रह्मचर्य पर आ गए थे हम लोग। इससे पहले हमने बात की थी पिछली क्लास में कि जो ऐतरेय ब्राह्मण है उस पर सायण ने भाष्य लिखा है। उससे आगे हम लोग चलते हैं। किनांश बता दिया सर, किनांश माने हलवाहा, है ना। हल चलाने वाले को वैदिक काल में किस शब्द से बुलाया गया है? हलवाहक या हलवाहा या किनांश। अब मैंने आपको बताया कि जावालोपनिषद सबसे पहला ऐसा उपनिषद है जिसमें 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में जो 4 आश्रम थे उसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो जावालोपनिषद से मिलती है। अब इसमें क्या था? सबसे पहले ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या है? गुरु के समीप रहना, है ना, और ज्ञान अर्जन करना। गृहस्थ, गृहस्थ का मतलब विवाह करना, विवाह के बाद संतान उत्पत्ति करना, उसको पालना पोसना, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप 50 साल से उम्र की ज़्यादा के हो गए हैं तो आपको जंगल में चले जाना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम इसे कहते हैं। और जब आप 70 साल से उम्र के हो गए हैं, 17 साल से ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, तब आपको संन्यास ले लेना है। इसके बारे में डिटेल से कभी बाद में बात करेंगे। जावालोपनिषद में 4 आश्रमों की जानकारी दी गई है। कभी कभी इसका सीक्वेंस ही पूछ लेता है वो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अक्सर हम लोग वानप्रस्थ लास्ट में बोल देते हैं, संन्यास पहले बोल देते हैं, गलत है। अच्छा, अब यहाँ पर सभा, समिति और विधत, जैसे आजकल आप देखते हो ना, संसद है, संसद के 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इस तरह से विधानमंडल भी है, विधानसभा, विधान परिषद, जानते हैं ना। अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, जीएसटी की गवर्निंग काउंसिल, देखा ना। तो ये सारे के सारे समूह हैं जो कुछ निर्णय लेते हैं, नीतियाँ लेते हैं, है ना। अच्छा, अब उसी तरह से सभा, समिति और विधत जो हैं आर्यों की सबसे पुरानी संस्थाएं हैं और इन्हें आप राजनीतिक प्रकार की संस्थाएं कह सकते हो। लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर था। जैसे सभा है, इसमें भी बहुत ही छोटी संस्था थी। सभा जो थी बहुत ही छोटी संस्था थी और इसमें केवल इलीट किस्म के जो लोग थे वो पार्टिसिपेट करते थे। जैसे वो है ना इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, तो उसमें प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वो पार्टिसिपेट करते हैं। संसद में तो ऐसा नहीं है, संसद में की सदस्यता व्यापक है। तो जो सभा है उसमें कबीले के या जन के जो इलीट क्लास के या कुलीन लोग होते थे, ऊंचे कुल के लोग होते थे, वो पार्टिसिपेट करते थे और ये छोटी संस्था थी, यानी कि इसमें मेंबरशिप कम थी। दूसरा समिति। समिति को आप वर्तमान संसद के रूप में देख सकते हो। राजा को चुनाव करती थी, राजा पर नियंत्रण भी करती थी ये समिति। इसको हम वर्तमान संसद के रूप में कह सकते हो। विदत, ये जो है आर्यों की सबसे पुरानी संस्था है। देखो, पुरानी राजनीतिक प्रकार की पुरानी संस्थाएं सभा, समिति, विदत तो हैं ही हैं, इनमें भी सबसे पुरानी जो है वो विदत है। मैंने लिखा भी है, आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था है ये आम आदमी की सभा थी। इसमें स्त्रियां ही भाग लेती थी। आम आदमी की सभा थी क्या? नहीं, इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन ये अब सभा क्या थी? श्रेष्ठ और कुलीन लोगों की संस्था। और समिति क्या है? वर्तमान संसद के प्रकार की। और विदत सबसे पुरानी संस्था, और ये सबसे बड़ी भी थी। बड़ी क्यों थी? क्योंकि आम आदमी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। अच्छा, ये आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण संस्था भी थी, प्राचीन के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण भी थी। जैसे हमने कहा ना, आर्यों के सबसे प्रमुख देवता क्या हैं? इंद्र हैं। हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन इंद्र शब्द जो है बार बार आया वेदों में, सबसे ज़्यादा बार आया। उसी तरह से सभा, समिति और विदत में सबसे ज़्यादा बार जो आया, विदत आया, 22 बार आया। आपको भले ही ये याद ना रहे कि कितनी बार आया है, लेकिन आपको ये याद जरूर रहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बार जो है कि विदत शब्द आया, ठीक है। और विदत ऐसी संस्था थी जिसमें स्त्रियां भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, स्त्रियां भी इसमें भाग ले सकती थी। इसका मतलब सभा और समिति में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी, इसके बारे में जानकारी नहीं है। विदत ऐसी संस्था है कि इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। ओके, अब यहाँ पर अथर्ववेद में एक मंत्र आया है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 कन्याएं कहा गया। ये सवाल खूब आता है। अथर्ववेद में, किसमें? अथर्ववेद में किसकी 2 कन्याएं? प्रजापति की। कौन सी? सभा और समिति, ठीक है ना। ये सवाल अक्सर आता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 कन्याएं कहा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर मेंस में भी ये काम आ जाता, पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाता है मेंस में, लोअर पीसीएस या स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जो भी आप दो।
तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर क्या था? एक अंतर तो इसका काल का ही था। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC। ठीक है। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में लोहा नहीं इस्तेमाल होता था, लोहे की खोज भी नहीं हुई थी, लोहे की खोज भी नहीं हुई थी और लोहे का इस्तेमाल भी यहाँ पर नहीं हुआ था। चलिए, ये विवादित हो सकता है कि लोहे की खोज कब हुई, कहाँ हुई, बट ये सही है कि लोहे का इस्तेमाल इसमें नहीं होता था, क्योंकि ऋग्वेद में लोहे का इशारा नहीं किया गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है कि उत्तर वैदिक काल वो समय था जब लोहे की खोज हो चुकी थी, और इसके अंत में, उत्तर वैदिक काल के अंत में लोहे का चलन आम हो चुका था। खेती में और लड़ाई में लोहे के हथियारों का इस्तेमाल होने लगा था, औजारों हथियारों का इस्तेमाल होने लगा था। तो ऋग्वैदिक काल में आप ये कहेंगे इसमें लोहा था नहीं, इसमें लोहा था और इसके अंत में लोहे का इस्तेमाल भी होने लगा था। ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि अर्थव्यवस्था में जो प्रमुख साधन था पशु था, और यहाँ पर अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन जो उत्तर वैदिक काल में हो गया वो हो गया कृषि। उद्योग व्यापार हैं लेकिन वो प्रमुख साधन नहीं है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन व्यापार, वैदिक काल में पशु, उत्तर वैदिक काल में कृषि। ठीक है ना। अब यहाँ पर यज्ञ होते थे, लेकिन यज्ञों में जो बलि थी वो साग भाजी तेल घी की दी जाती थी, पशुओं की या इंसानों की बलि नहीं दी जाती थी। यहाँ पर किसमें? ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के अंत में बलि का चलन होने लगा था, है ना, अंत में। अब ऋग्वैदिक काल के जो बर्तन मिले हैं वो ज़्यादातर सादे हैं। ऋग्वैदिक काल के जो बर्तन हैं वो ज़्यादातर सादे हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिख दी है, उत्तरी पालिश मृदभांड, ये गलत लिख दिया मैंने, है ना, यहाँ पर ये गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पर लिखना चाहिए चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड। तो ऋग्वैदिक काल के जो बर्तन मिले हैं वो सादे हैं, सादी मिट्टी के हैं। ठीक है ना, सादे हैं। वो कुम्हार के चाक का इस्तेमाल हो रहा है, बर्तन आवे में पके हुए हैं, है ना। लेकिन यहाँ के जो बर्तन हैं सादे, यानी कि उस पर कोई कलाकारी नहीं उकेरी गई है। लेकिन उत्तर वैदिक काल के जो बर्तन हैं उन पर चित्र बने हुए हैं। धूसर का मतलब ग्रे, राख जैसा रंग, ग्रे यानी कि राख जैसा रंग। इमरान जी इधर आना। आप आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। और आप नजीम आना, जल्दी से उठ के जल्दी से आओ बेटा, आ जाओ सर, आ जाओ। ये ना, ये देखो, ये ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर है, ये है ग्रे कलर। ग्रे कलर जो है ये है, इसके बीच की स्थिति है। ग्रे कलर ये है, ये ब्लैक कलर है। अब देखो इस पे ये चित्र बना हुआ है ना, चित्र बना हुआ ना, चित्रित है ये। चित्रित काले रंग के कपड़े, चित्रित काले रंग के ऊन के कपड़े, है ना। ग्रे कलर का ऊन का कपड़ा, ये सादा है, इस पर कोई चित्र बना हुआ नहीं है। स्वेटर सादा है, इस पर कोई चित्र बना हुआ नहीं है। नीले रंग का ऊन का स्वेटर, ठीक है ना, काले रंग का ऊन का स्वेटर, लेकिन इस पर चित्र बना हुआ। उसी तरह से ऐसे बर्तन जो ग्रे कलर के थे और मिट्टी के थे, ग्रे कलर के थे, मिट्टी के थे, उन पर चित्र बने हुए थे। लो जी, चित्रित धूसर मृदभांड, इंग्लिश में उसको कह देंगे पेंटेड ग्रे पोएट्री। ठीक है सर, थैंक यू, समझ गए ना। ओके। अच्छा, ये चित्रित धूसर मृदभांड जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। लेकिन चित्रित धूसर मृदभांडों का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ है उत्तर वैदिक काल में हुआ। वैदिक काल के जो बर्तन हैं वो सादे हैं। अब यहीं पर जो मैंने लिखा उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, मिट्टी के ऐसे बर्तन जिनके ऊपर काले रंग की पॉलिश की हुई थी। बस, मिट्टी के ऐसे बर्तन जिनके ऊपर काले रंग की पॉलिश की गई थी, उनको बचाने के लिए, सजाने या संवारने के लिए। वो ठीक 600 ईसा पूर्व के आसपास के हैं, जब भारत में दूसरा नगरीकरण शुरू हुआ। पहला नगरीकरण कब हुआ? देखो, मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा गया, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो भारत में पहला नगरीकरण, पहला अर्बनाइजेशन कहा जाता है। दूसरा नगरीकरण महात्मा बुद्ध के समय, महाजनपदों के समय में शुरू हुआ, 600 शताब्दी ईसा पूर्व में। तीसरा नगरीकरण कब शुरू हुआ? गुप्तों के समय में, पिटाई खानी है। तीसरा नगरीकरण कब शुरू हुआ बताएं? हाँ, जब तुर्क यहाँ पर आए सल्तनत काल में। और ये जो नगरीकरण था मध्यकाल में अपने चरम पर पहुँच गया था शाहजहाँ के समय में या मुगलों के समय में, मुगलों में भी शाहजहाँ के समय में। तो पहला नगरीकरण समझ रहे ना, इंसानों ने नगरों में रहना शुरू करा, ये तो है ही है। इसके अलावा नगर जो थे काफ़ी विकसित हो गए, अर्थव्यवस्था के, समाज के, संस्कृति के बेस यानी कि आधार हो गए, है ना। और अब तो है ही नगर। धीरे धीरे आप कहाँ भाग रहे हैं? शहरों में तो भाग रहे हैं, अब तो नगरीकरण चल ही रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर नगरों में जीवन जीना इतना दूभर हो जाए, लोग फिर
वापस भागने लगे अपने शहरों में को, है ना, अपने गाँव में को, है ना। खैर, तो पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा नगरीकरण ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरा नगरीकरण सल्तनत काल का। कहाँ थे भाई, कहाँ थे? हाँ, तो ठीक है, तो सादे बर्तन, चित्रित धूसर ब्रह्मांड, तो उत्तर वैदिक काल की खूबी हो गई है। आर्य वर्सेस अनार्य, पिछली किताबों में मैंने, पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि वैदिक काल में समाज में जो अंतर था वो आर्य और अनार्य का था। एक ग्रुप वो जो आर्य हैं और जो दूसरे ग्रुप वो जो आर्य नहीं है, यानी कि अनार्य हैं। वर्ण प्रथा वैदिक काल में नहीं थी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसी कल्पनाएं तो वहाँ थी नहीं, एक ही धर्म था, सनातन धर्म था, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर भी समाज आपस में बटा हुआ था, एक वो जो आर्य हैं, एक वो जो आर्य नहीं है, आर्य बनाम अनार्य, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में वर्ण प्रथा थी, लेकिन मैंने आपको बताया उत्तर वैदिक काल में वर्ण प्रथा थी, लेकिन वो जन्म के आधार पर नहीं थी, वो कर्म के आधार पर थी। अभी किसी बच्चे ने गूगल किया और मुझे लाके दिखा रहा है कि सर इसमें तो ऐसे लिखा हुआ, वैसे लिखा हुआ है, तो देखो गूगल पे भी जो लिखा हुआ उसकी बात, हर बात सही नहीं है। और गूगल जो है आपको समझा नहीं रहा है, किससे हिस्ट्री बता रहा है आपको, गूगल जो है आपको हिस्ट्री बता रहा है, लेकिन गूगल पे भी अलग से कोई राइटर अगर लिख रहा है ना तो वो आपको समझा रहा है। तो आप देखें, कंफ्यूज ना हो। वैदिक काल में वर्ण प्रथा थी ही नहीं, उत्तर वैदिक काल में वर्ण प्रथा आ गई, लेकिन वो जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। और ये जो कर्म के आधार पर वर्ण प्रथा थी ना, धीरे 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 उत्तर वैदिक काल के अंत में जातियों में बदल गई। नहीं समझ में आया तो वीडियो को घुमा बैक करके देखना, मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ाओगे तुम, है ना। वैदिक काल में वर्ण प्रथा थी नहीं, उत्तर वैदिक काल में वर्ण प्रथा आ गई। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र की जो व्यवस्था थी वो आ गई, है ना। लेकिन ये नहीं है कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया वो ब्राह्मण ही हो गया, है ना, ठीक है ना। जो क्षत्रिय घर में पैदा हो गया, किधर के क्षत्रिय भी तो थे हमारी क्लास में, राजपूत, डर लगता है उनसे। जो क्षत्रिय घर में पैदा हो गया वो क्षत्रिय हो गया, जो वैश्य घर में पैदा हो गया वैश्य, जो शूद्र के घर में पैदा हो गया शूद्र। ऐसा नहीं था, जो जो पेशा अपना रहा है वो उसी वर्ण से संबंधित हो जाएगा। अब धीरे धीरे मान लीजिए मैं जो हूँ, मैं किसका काम करता हूँ, मैं मान लीजिए मैं सुनार हूँ, मैं जो हूँ जेवर बनाता हूँ, सुनार माने जेवर बनाता हूँ। तो धीरे, अब सुनार हूँ मैं, जेवर बनाता हूँ, तो मैं किस वर्ण का हो गया, व्यापारी हो गया ना, वैश्य वर्ण का हो गया। तो धीरे धीरे अब मैं व्यापारी हूँ, सुनार हूँ मैं। इसके अलावा मान लीजिए मैं कोई हरकारा हूँ, वो मेरा पेशा है, लेकिन हूँ मैं व्यापारी, हूँ मैं व्यापारी। और मान लीजिए मैं जो हूँ तेल बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ मैं, तेल बेचता हूँ, तेल निकालता हूँ, तेल बेचता हूँ, लेकिन मैं हूँ व्यापारी। तो वर्ण क्या हो गया मेरा, वैश्य हो गया। लेकिन धीरे धीरे जो तेल बेचने वाला है वो तेली हो गया, वो अलग जाति हो गई। जो तेल बेचने वाला है वो तेली हो गया, वो अलग जाति हो गई। और कौन सा कारोबार करा था अभी मैंने, और कौन सा है जी, हाँ, तो जो मैं शिल्पकार हूँ, जो सोने के बर्तन बनाता हूँ, चांदी के आभूषण वगैरह बनाता हूँ, वो मैं क्या हो गया, सुनार हो गया। और जो कुम्हार है, जो बर्तन बनाता है, बर्तन बना के बेचता है, उसकी जाति हो गई कुम्हार। क्लियर है। तो उत्तर वैदिक काल में जो है जाति प्रथा जो पैदा हुई वो ऐसे पैदा हुई कि जो वर्ण प्रथा थी वो पेशों के आधार पर थी, बाद में यही पेशे इनके अंदर अलग 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 जातियाँ बनती गई, ठीक है ना। सही चीज़ जो है ये है, गूगल समझाता नहीं। गूगल तो कहता है देखो ये रखा है सामने, वो बोलती है गूगल वाली आंटी कि अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया ऐसे 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 है, तो ये क्यों था, ये क्या था, ये कैसे, इसका जवाब वो नहीं दे रहा है। इसलिए जो टीचर है वो भूखा नहीं मरेगा, टीचर की ज़रूरत रहेगी। ओके, ठीक है। अच्छा, जो वैदिक काल में थे ये लोग कबीले में रहते थे वैदिक काल में, है ना। आप एक बार चले भी जाओगे तो एक गाना है ना रफ़ी साहब का, जाइए आप कहाँ, नहीं रफ़ी साहब का, लता मंगेशकर जी ने गाया वो गाना, आपको डेडिकेट कर रहा हूँ ये गाना मैं, कि जाइए आप कहाँ जाएंगे ये नज़र लौट के फिर आएगी, दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज़ चली आएगी, है ना। कोचिंग से चले गए, बड़ा टाइम ख़राब हो रहा है, उत्तराखंड तो पढ़ा नहीं रहे, मैथ तो पढ़ा नहीं रहे, है ना, 3 महीने बाद फिर बैठे हैं, है ना। तो आपको डेडिकेट किया मैं गाना, नाम नहीं ले रहा आपका, नहीं आपके सब मेरा नाम मत लेना, है ना। ठीक है ना। तो ये बात कहाँ से आई, हाँ ये बात यहाँ से आई, टीचर कभी भूखा नहीं मरेगा, ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो हाँ बाकी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रही है, वो भी समझाएगी आपको, है ना। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लेंगे। ओके चलें भाई। तो आप वैदिक काल में, नाराज तो नहीं हो जाओ, तो वैदिक काल में वैदिक काल में क्या था, चलिए ठीक है। वैदिक काल में आर्य क्या रहते थे, कबीलों में रहते थे ना। वैदिक काल में आर्य किस में रहते थे, कबीलों में रहते थे। और उत्तर वैदिक काल में जो कबीले थे वो बन गए जन, कबीले जो थे अलग अलग कबीले मिलकर आपस में बन गए जन। बाद में उत्तर वैदिक काल के लास्ट फेज में और महाजनपद की शुरुआत में ये जो जन थे आपस में मिलकर बन गए महाजनपद।
है ना, महाजनपद बन गए आज भारत देश, है ना। ये जो उत्तर भारत, जो महात्मा बुद्ध के समय में 16 महाजनपद थे, काशी और क्या भाई, काशी, मथुरा और क्या, प्रतिष्ठान, मगध, है ना, और पावा, मल, तो ये अलग अलग महाजनपद थे। धीरे धीरे ये सब मगध के साथ ही मिल गए या मिला दिए गए, देश बन गए, है ना। उसके बाद सम्राट अशोक आया, उसने दक्षिण भारत को भी जीत लिया। औरंगजेब आया, उसने दक्षिण भारत को भी जीत लिया। फिर बिखर गए, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने इकट्ठा कर दिया, है ना, ठीक है। फिर गांधी जी आए, अहिंसात्मक आंदोलन आया, उन्होंने कहा भाई हम भारत भूगोल नहीं, भारत पूरा समूचा एक राष्ट्र है। फिर सरदार पटेल आए, जो बचे कुछ थे उन्हें भी चलो भाई, उन्हें भी चलो सब साथ रहेंगे। और आज साथ रहने का फ़ायदा है नहीं, अच्छा साथ रहने का फ़ायदा है या नहीं है? झारखंड का कोयला, राजस्थान का तांबा, है ना, गोवा का अच्छे किस्म का लोहा, है ना, केरल के मसाले, बंगाल की जूट, है ना, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का चावल। अगर हम लोग बटे हुए होते तो ये सब महंगे महंगे मिलते, है ना, टैक्स बहुत बढ़ जाते। चलिए खैर वो अलग चीज़ें हैं। तो ऋग्वेदिक काल में हम लोग कबीले में रहते थे, उत्तर वैदिक काल में जन बन गए और जनों के बाद बन गए बाद में महाजनपद। अच्छा ऋग्वेदिक काल में जो था स्थायित्व नहीं था जीवन में, हम लोग चलवासी पशुचारक थे। आप कुछ कह रही हैं, शायद कुछ कह रही हैं? अच्छा ऋग्वेदिक काल में हम जो थे चलवासी पशुचारक थे। उत्तर वैदिक काल में हमारे जीवन में स्थायित्व आने लगा, एक जगह हम बसने लगे। शहर एकदम से थोड़ी बस गए होंगे, धीरे धीरे स्थायित्व आने लगा, लोग गांव में बसने लगे, पैसा आने लगा, पक्के मकान बनने लगे, और पैसा आया, चौड़ी सड़कें हो गई, नाली की व्यवस्था हो गई, घरों में कुएं बन गए, लो जी शहर बन गए, है ना, स्थायित्व आ गया जीवन में। लास्ट में आनु के आगे लगा दिया बिंदा, आनु से मतलब आनुवंशिक। अरे वाह, आज तो आप खूब टिक गए, वेरी गुड, है ना। हाँ मुझे आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हो रही है कि आप टिके हुए हैं, वेरी गुड, इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, है। तो आनु का मतलब आनुवंशिक या हेरिडेटिकल। उत्तर वैदिक काल के अंत में आते आते जो गणतंत्र था अब वो बदल गया राजतंत्र में। अब आप बताएंगे गणतंत्र का मतलब, गणतंत्र राजतंत्र का मतलब। उन्होंने जो फेस का एक्सप्रेशन दिया, जब मैंने उनसे पूछा कि आप बताएंगे गणतंत्र का मतलब, इधर देखें, तो उन्होंने एक्सप्रेशन जो दिया वो इस तरह से दिया, मतलब मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। ये अच्छा ऐसा नहीं सोचा, चलो ठीक, कैसे सोचा? उन्होंने कहा हेलो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, चलो अब सुन लो, इतना मत शर्माओ, इधर सुन लो। तो गणतंत्र का मतलब ये है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, ऐसा देश जहाँ का राजा न केवल जनता चुनती है, राजा जनता की इच्छा के अनुसार ही काम करता है और जनता जब चाहे राजा को हटा सकती है, वो हो गया गणतंत्र, ठीक है ना। और अब जो नया राजा बनेगा वही बनेगा जिसे जनता चाहेगी। ये नहीं है कि जो राजा है उसके बाद उसी की संतान राजा बनेगी, ठीक है, ओके, समझ गए गणतंत्र। अब राजतंत्र में क्या है? राजतंत्र में क्या है? राजतंत्र का मतलब ये नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। राजतंत्र का मतलब ये नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजतंत्र का मतलब ये है कि राजा की इच्छा ही कानून है, राजा की इच्छा से ऊपर कुछ नहीं है, जनता की इच्छा वहाँ पर कोई मायने नहीं रखती है। तो गणतंत्र जनता का शासन आप कह सकते हो, लोकतंत्र भी जनता का शासन कह सकते हो, राजतंत्र राजा की इच्छा ही जो है सर्वोपरि है, ठीक है ना साहब। अब राजतंत्र आनुवंशिक हो गया उत्तर वैदिक काल में, गणतंत्र जो थे वो राजतंत्र में बदलने लगे, यानी कि जनता की शक्तियां कम होने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियां जो थी वो राजा के हाथ में सीमित होने लगी, राजा के हाथ में केंद्रित होने लगी। कब? उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते राजतंत्र जो था वो आनुवंशिक हो गया, यानी कि अब राजा का बेटा ही राजा होगा। क्लियर? ना समझ में आए तो उसको फिर बैक करके देख लेना, ठीक है। अब जो उत्तर वैदिक काल का जो समय है ना, ये वाला मैं लिखा ना उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि छोटे छोटे कबीले मिलकर के बड़े कबीलों में बदलने लगे, और बड़े कबीले फिर धीरे धीरे महाजनपदों में बदल गए। जैसे कुरु कबीला है, जो कुरु कबीला है, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था आसिया, आप बताएं? आपकी जितनी उम्र है उससे 3 दिन कम चला था, 18 दिन चला था। आपकी उम्र 21 साल है ना, तो 3 दिन कम चला था। तो इस बार आईएएस का एग्जाम दोगे आप, तो फिर ग्रेजुएशन हो गई। अच्छा इस साल मत देना, अगले साल देना है, ठीक है। आईएएस का एग्जाम देंगे, डर लग रहा? हाँ ठीक है। तो हाँ, जो कुरु कबीला है ना, कुरु कबीला जो महाभारत चली थी ना, कितने दिन चली थी? 18 दिन। जो 18 दिन की जो महाभारत थी वो कुरु कबीले से ही रिलेटेड है। ये कौरव पांडव कौन कौन थे, कर्ण, ये सब कुरु कबीले के थे। तो कुरु कबीला जो बना था पुरु कबीले और भरत कबीले के मेल से बना था। भरत कबीला वैदिक काल का सबसे ताकतवर कबीला, भरत कबीला और पुरु कबीला मिला, उसके मेल से बना कुरु कबीला। कुरु कबीला कहाँ पर था शुरुआत में? हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी एक जिले का नाम बता दो, ऐसे पूछ रहे हैं। हेलो
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी एक जिले का नाम बता दो। हैं? हरिद्वार? पश्चिमी उत्तर प्रदेश? हरिद्वार उत्तराखंड में है। हाँ, हरिद्वार उत्तराखंड वाला। हरिद्वार से आगे चलोगे ना, मैं आपको ही बता रहा हूँ। अब मैंने यहाँ बता दो दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लेकिन जो बच्चे बिगनर्स हैं जिन्हें नहीं पता, तो आप इधर चलेंगे ना, बिजनौर सुना है ना, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, ये सारे के सारे जो ज़िले हैं ये कहलाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। उधर चले जाओ, बलिया, नाम सुने ना, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, नाम सुना है? नहीं सुना? अच्छा, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के, कोई बात नहीं। पिथौरागढ़ सुना है? पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड के उत्तर पूर्व में है। तो उसी तरह से ओके, तो हरियाणा और पश्चिमी यूपी, पश्चिमी यूपी माने मेरठ है ना, मेरठ हुआ आपका, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, ये जो इलाके हैं, सहारनपुर, ये हो गए आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। ये कुरु कबीले ने एक बार गढ़वाल पे भी कब्जा कर लिया था। अब जाओ गढ़वाल का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो कुरु कबीले ने गढ़वाल पे भी कब्जा कर लिया था, और इधर पीलीभीत दिल्ली तक इसका कब्जा हो गया था। बहुत ताकतवर कबीला था ये, ऐसी थोड़ी 18 दिन महाभारत चली इस पर राज करने के लिए। तो कुरु कबीला जो बना वो पुरु कबीले और भरत कबीले के मेल से बना। इसका जो साम्राज्य था वो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। अब अथर्ववेद में, यहाँ पर आ गया हूँ मैं, अथर्ववेद में राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया और कहा गया है कि कुरु कबीला सबसे ज़्यादा संपन्न था। कुरु कबीला पुरु कबीले और भरत कबीले के मेल से बना, ये हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। अथर्ववेद में इस कबीले की संपन्नता का जिक्र है, इस कबीले की और इस कबीले के राजा परीक्षित की संपन्नता का जिक्र है, और कहा गया है कि राजा परीक्षित के राज में दूध की नदियाँ बहती थी। ठीक है, ओके, ये सारा मैंने लिख रखा। अच्छा, इसकी जो पहली राजधानी थी वो थी कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। पहली राजधानी इसकी, अतरंजी खेड़ा भी हरियाणा में ना, इसकी पहली राजधानी कुरुक्षेत्र में थी। दूसरी राजधानी इसकी हस्तिनापुर, मेरठ में थी, और तीसरी राजधानी थी इसकी कौशाम्बी। कल पढ़ा रहे थे ना शायद, इलाहाबाद के पास कौशाम्बी, कहाँ तक पहुँच गए देखो तो, कौशाम्बी कहाँ तक पहुँच गया कबीला। पहली राजधानी कुरुक्षेत्र, दूसरी हस्तिनापुर और तीसरी कौशाम्बी। एक साथ तीनों नहीं, पहले ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी। भारत की राजधानी दिल्ली, उससे पहले कौन सी क्या थी भारत की राजधानी? कलकत्ता, है ना, उससे पहले कलकत्ता थी भारत की राजधानी, है ना। उससे पहले भारत की राजधानी क्या थी कलकत्ता से पहले? है ना, दिल्ली थी। औरंगजेब के समय में, औरंगजेब शाहजहाँ के समय में राजधानी तो दिल्ली थी। हाँ, अच्छा शीतल, दिल्ली को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया? दिल्ली को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया? बहुत ही कठिन सवाल है ये आपके सामने, 7 करोड़ रुपए का सवाल। दिल्ली पहली बार राजधानी किसके समय बनी है? पक्की बात? और कोई पक्की बात? हुमायूं। दिल्ली को पहली बार राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश। यस, यू आर राइट। दिल्ली को बसाया था तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने, लेकिन उसे राजधानी पहली बार बनाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए, मुगलों में शाहजहाँ ने, मुगलों में दिल्ली को राजधानी पहली बार बनाया था शाहजहाँ ने। बाबर की राजधानी आगरा में थी, हुमायूं की भी राजधानी आगरा थी। बाद में अकबर फतेहपुर सीकरी राजधानी रह गया। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी भी रही, उसकी राजधानी कुछ समय इलाहाबाद भी रही, लाहौर भी रही उसकी राजधानी, है ना। लास्ट में शाहजहाँ के समय में राजधानी दिल्ली आई और फिर नहीं बदली गई। ओके, डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हैं भाई? चलें, तो इसकी पहली राजधानी थी कुरुक्षेत्र, दूसरी राजधानी थी हस्तिनापुर या मेरठ। अच्छा, अब 2-2 अश्व वाले परीक्षित, आप कहोगे 2-2 घोड़े वाले परीक्षित, शॉर्ट नोट्स हैं ये, और इस तरह से बनाया करो। 2-2 अश्व वाले परीक्षित का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो राजा परीक्षित थे, ये जो राजा परीक्षित थे, इन्होंने 2 अश्वमेध करे, 2 अश्वमेध यज्ञ किए, और 2 ही राजा परीक्षित और राजा जन्मेजय, ये थे कुरु कबीले। कौन से कबीले के? कुरु कबीले के। राजा परीक्षित और राजा जन्मेजय कुरु कबीले के थे, और ये जो फेमस हैं 2-2 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए फेमस हैं। कई बार सवाल आता है कि इसमें से कौन सा ऐसा राजा था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? प्रवर सेन ने, है ना। हाँ, ठीक है ना, प्रवर है, बात शाबाश है, शाबाश, नहीं शाबाश, वेरी गुड। तो प्रवर, लड़की पढ़ रही है भाई दबा के, है ना, बैठ गई भैया खोल में, ठीक है, शाबाश शाबाश रविया। तो इसने राजा परीक्षित और राजा जन्मेजय ने 2-2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। किससे, कहाँ से जानकारी मिलती है? अथर्ववेद से। ओके, अब यही जो कबीला है वो 18 दिन की महाभारत के लिए भी फेमस है। अच्छा, पांचाल कबीला, पांचाल जो कबीला है, पांचाल कबीला किसके मेल से बना? तुर्वश और किरवी कबीले के मेल से बना। जो आधुनिक बरेली, शाहजहाँपुर, बदाऊं, फर्रुखाबाद का जो इलाका है, फर्रुखाबाद तो शायद नहीं, हाँ फर्रुखाबाद,
क्योंकि इसकी राजधानी जो काम्पिल्य थी वो फर्रुखाबाद में थी। जो आधुनिक बरेली, बदाऊं, शाहजहाबाद, क्या कहा, शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद, ये जो इलाका है, ये कबीला, यहाँ पर एक कबीला था जिसका नाम था, कौन सा कबीला? पांचाल कबीला। पांचाल कबीला किसके मेल से बना था? तुर्बुश और क्रिवी कबीले के। इसकी राजधानी बरेली भी थी, बाद में इसकी राजधानी बनी थी काम्पिल्य। यहाँ कहीं मैंने लिखा होगा, हाँ ये लिखा है, बाद में इसकी राजधानी बनी थी काम्पिल्य। वो कहते हैं कि एक सवाल आता है, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, आर्य सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, तो कौन हो गया आपका? काम्पिल्य। ठीक है ना। काम्पिल्य कबीला जो था वो उत्तर वैदिक काल में सबसे डेवलप कबीला था, सबसे डेवलप और सबसे ताकतवर। इसे दार्शनिक राजाओं का कबीला भी कहते हैं। अभी आप लोगों ने लिखा नहीं है? अच्छा वैसे लिख रहे हैं। अच्छा, तो ये जो है ना, ये जो काम्पिल्य कबीला, हाँ इसीलिए लिखता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठो। तो ये जो काम्पिल्य कबीला, जो सॉरी पांचाल कबीला जो है, ये दार्शनिक राजाओं का कबीला कहलाता है। कई बार क्वेश्चन आया भी है कि इनमें से कौन सा कबीला दार्शनिक राजाओं का कबीला कहलाता है, तो पांचाल कबीला। ठीक है। और इसमें इस कबीले के एक राजा जैविली का नाम मिलता है, इसी कबीले के एक राजा विदेह का नाम मिलता है। ठीक है ना, नहीं यहाँ पे मैं गलत बोल गया। ठीक है, तो दार्शनिक राजाओं का कबीला कौन सा है? पांचाल। बाद के समय में पांचाल का डिक्लाइन हुआ और पांचाल की जगह ले ली विदेह ने, विदेह कबीला। इतना ज़्यादा खैर आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बताता चलूँ, पांचाल कबीले का डिक्लाइन हुआ और पांचाल की जगह ले ली विदेह ने। राजा जनक, रामायण वाले राजा जनक नहीं, रामायण वाले राजा जनक नहीं, ये दूसरे राजा जनक हैं। राजा जनक जो हैं दार्शनिक राजा थे, और कहाँ के राजा थे? विदेह के। पांचाल कबीला आधुनिक बरेली, बदाऊं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद में। उत्तर वैदिक काल का सबसे बेहतर, सबसे डेवलप कबीला, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, दार्शनिक राजाओं का कबीला कहलाता है ये। ठीक है ना, समझ गए। फिर बाद के समय में जब पांचाल का डिक्लाइन हुआ तो उस कबीले की जगह ले ली विदेह कबीले ने। विदेह कबीले के एक फेमस राजा हैं राजा जनक, जिनको दार्शनिक राजा कहा गया। ठीक है। अब मगध और अंग जो सुनते हैं ना आप, यहाँ तक आर्य नहीं पहुँचे थे, मगध और अंग तक आर्य नहीं पहुँचे थे। क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा महाजनपद या कौन सी जगह ऐसी है जो आर्य सभ्यता से बाहर थी? बिहार में मगध और अंग। ठीक है, जब 16 महाजनपद पढ़ाएंगे तो इसके बारे में आपको और बताएंगे। फिर आ जाता है साहब धर्म, मैंने लिखा हेतुवाद या प्रयोजनवाद। प्रयोजन का मतलब जिससे हमारा मकसद हल हो, उसी को धार्मिक शक्ति का रूप दे देना है, उसी को देवी या देवता मान लेना है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, भगवान इंद्र हैं, वर्षा करा रहे हैं, खेती हो रही है, वो देवता हो गए, है ना। अग्नि हमारे काबू में नहीं आ रही, अग्नि हमारे काबू में नहीं आ रही, हमें भय है, आग लग जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं ताकि उनके प्रकोप से हम बचे रहें। ठीक है ना। तो प्रयोजनवाद या हेतुवाद, हेतुवाद मतलब हल हो जाए। तो जो हमें फल दे रहे हैं, कुछ जो हमें फ़ायदा दे रहे हैं, वो भी हमारे देवता, और जिनसे हमें संभावित खतरा हो सकता है वो भी हमारे देवता। ओके, तो धर्म जो आधारित था वो हेतुवाद या प्रयोजनवाद पर था। इसका मतलब ये शाश्वत नहीं थे, आज इनकी पूजा कर रहे हैं, कल को उनसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है तो उनकी पूजा करने लगे, परसों को उनसे डर लग रहा है तो उनकी पूजा करने लगे। हेतुवाद या प्रयोजनवाद यही था। कहते हैं ना गांधी जी का दर्शन है वो प्रयोजनवाद आधारित था। जिन लोगों ने बीएड वगैरह करा होगा उन्हें पता होगा। बहुदेववाद, यानी कि एक देवता की पूजा नहीं होती थी, बहुत से देवताओं की पूजा यहाँ पर होती थी, इसीलिए इसको कहते हैं बहुदेववाद। इंद्र जो थे, भगवान इंद्र जो हैं या इंद्र जो थे, वो वर्षा के देवता थे और युद्ध के देवता थे। भगवान इंद्र वर्षा और युद्ध के देवता थे। अग्नि जो हैं वो सबसे पवित्र थी, अग्नि सबसे पवित्र देवता माने जाते हैं। अग्नि मानी जाती नहीं, जाते हैं। अग्नि जो हैं सबसे पवित्र देव माने जाते हैं। द्योस, ये लिखा मैंने द्योस, ये लिखा है मैंने द्योस। द्योस जो हैं इन्हें कहा जाता है इंसान और देवताओं के बीच में मध्यस्थ, बिचौलिया। द्योस को इंसान और देवताओं के बीच में बिचौलिया या मध्यस्थ कहा जाता है, और ये भगवान इंद्र के पिता हैं। द्योस जो हैं भगवान इंद्र के पिता हैं। ठीक है साहब। सोम वनस्पति के देवता हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। मरुत आंधी और तूफान के देवता हैं। पूषण पशुओं के और शूद्रों के देवता हैं। ऋत के संरक्षक जो कौन हैं, ऋत के संरक्षक कौन हैं? भगवान विष्णु हैं ऋत के संरक्षक। उषा जो है प्रगति और उत्थान की देवी हैं। विष्णु तीनों लोकों के देवता हैं। विष्णु जो हैं, भगवान विष्णु जो हैं वो तीनों लोगों के देवता हैं। विश्व के निर्माता भी हैं, विश्व के संरक्षक भी हैं और विश्व के पालक भी हैं। किन के बारे में लिखा है मैंने? ये भगवान विष्णु के बारे में लिखा, भगवान विष्णु के बारे में लिखा है मैंने ये।
सब कुछ। भगवान विष्णु जो हैं तीनों लोक के देवता हैं, संसार के पालक हैं, संसार के रक्षक हैं, संसार के पालक भी हैं, संसार के रक्षक भी हैं, विश्व के संरक्षक भी हैं। ठीक है, भगवान विष्णु। समाज की बात मैं पहले कर चुका हूँ। समाज जो था संयुक्त परिवार था, ऐसा नहीं था कि आज शादी हो गई और तीसरे दिन अलग, ठीक है ना, ऐसा नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं था। कल मैं नहीं, वीडियो में इतनी बातों को नहीं कहना चाहिए ना, तो पता चला एक बेटा शादी के 18वें दिन अलग हो गया था, एक 22वें दिन अलग हो गया था। ले अब माँ बाप कहाँ जाएँ, माँ बाप कहाँ जाएँ, बहनें कहाँ जाएँ, है ना। तो तुम लोग जो इसके लिए एक शब्द बोलते हो ना, गर्ल्स छी बोलते हो ना, ऐसे तुम लोग बोलते हो ना छी, तो ऐसी बात तो छी बोलोगे ना। शादी हो गई 18वें दिन एक बेटा अलग, 22वें दिन दूसरा बेटा अलग, माँ बाप कहाँ जाएँ। माँ बाप को पर्दा बन गया कि इतने दिन इसके यहाँ रहोगे, इतने दिन इसके यहाँ रहोगे। फिर उसकी पत्नी कह रही है मैं नहीं खिलाऊंगी, उसकी पत्नी कह रही है मैं नहीं खिलाऊंगी। माँ बाप जाएँ तो जाएँ कहाँ, सोचना है भाई, जाएँ तो जाएँ कहाँ। अच्छा, माँ बाप बड़े खुश हो रहे हैं, माँ बाप बड़े खुश हो रहे हैं, दूसरा बेटा आ गया, तीसरा बेटा आ गया, चौथा बेटा आ गया, वो क्या हो रहा है ना, पार्टियाँ हो रही हैं, पूरे गांव को दावत खिलाई जा रही है, मोहल्ले को दावत खिलाई जा रही है, कार्ड छप रहे हैं, बर्थडे मन रहे हैं। शादी के बाद मैं नहीं तू रखेगा, तू नहीं तू रखेगा, तू नहीं तू रखेगा। तो औलाद एक हो लेकिन नेक हो, इकबाल जैसी। औलाद एक हो लेकिन नेक हो, शाहीन के भैये इकबाल जैसी, है ना। तुम्हारा भैया मुझे बढ़िया लगे। कहाँ हैं आजकल? हाँ, अकबर इकबाल मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो 60% सिलेबस पूरा करने के बाद यूपीएससी मेंस का फिर कहना सर हमारे बस की बात ना, हमसे ना होगा सर, मैं माफ़ ना करूँगा कभी। नहीं, बंदे अच्छे हैं। अब तो देखो रिकॉर्ड हो गया ये। तो समाज संयुक्त परिवार प्रथा थी, ठीक है साहब। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, वर्ण प्रथा नहीं थी। ये भी मैंने बताया, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता आटा पीसने वाली हैं, लेकिन हम सभी एक साथ ऐसे रहते हैं जैसे अपने बाड़े में सुअर, ठीक है ना। तो कुल, वैदिक काल में कुल शब्द का इस्तेमाल नहीं है, कुल की जगह ग्रह शब्द आया है। और वैदिक समाज जो था वो कबीलाई समाज था, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम मिलेंगे 25 क्लास के 5th पार्ट में। हो सकता है 5th पार्ट में ये पूरा हो जाए।